आपके साथ मैं अदिति त्यागी। रूस यूक्रेन युद्ध पर ये बड़ी कवरेज लगातार आज भारत के लिए दुखद खबर आई। एक तरफ रूस के एडवांसेस राजधानी कीव की तरफ तेज होते हुए, तो दूसरी तरफ भारत के लिहाज से आज सैड डे। खार्किव, जहां आप जानते हैं बहुत ही इंटेंस बैटल चल रही है रूस और यूक्रेन के फोर्सेस के बीच में, और वहां चल रही गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। आपको बता देते हैं कि छात्र का नाम नवीन शेखरप्पा है। नवीन कर्नाटक के रहने वाले थे। नवीन का कुछ दिनों पहले वीडियो कॉल आया, उनके परिवार से उनकी बात हुई थी और आज बहुत ही दुखद उनकी मौत की खबर आई है। ये जानते हुए कि यूक्रेन रूस के बीच जो ये लड़ाई चल रही है लगातार इंटेंस होते हुए, क्लोज होते हुए कैपिटल कीव की तरफ रशियन फोर्सेस 64 किलोमीटर 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला बताया जा रहा है। कम से कम सैटेलाइट तस्वीरें ये कह रही हैं ये तेजी से कैपिटल कीव की तरफ बढ़ते हुए। ऐसे में भारतीयों को सुरक्षित निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज, और ये देखते हुए तो ये चैलेंज और भी बड़ा हो जाता है कि रूस ने अब आखिरी बार का फैसला कर लिया है। कीव को जीतने के लिए रूस ने अब आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। खार्किव में हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि किस तरह से आर पार की लड़ाई हो रही है, वहां पर भीषण जंग चल रही है। तो देखिए, भारतीय छात्र की मौत की दुखद खबर आई। कहां पर मौत हुई? खार्किव में हुई, जहां पर ऑलरेडी क्लोज एंड इंटेंस फाइट चल रही है। परिवार कह रहा है 2 दिन पहले वीडियो कॉल पर बात हुई थी। एमईए ने यूक्रेन और रूस के राजदूत को तलब किया है, लेकिन इस सब के बावजूद सवाल ये है, जब इस तरह से फाइट चल रही हो, वॉर जोन में आप हैं, तो किस तरह से आप रेस्क्यू ऑपरेशन या इवैक्यूएशन करेंगे अपने लोगों का? भारत सरकार बार बार अपना संकल्प दोहरा रही है कि एक भी भारतीय को वहां छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन इन चैलेंजिंग हालात में जब गोलीबारी हो रही है और इतनी इंटेंस एंड क्लोज फाइट हो रही है, किस तरह से इवैक्यूएट करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहने वाला है। जिस छात्र की मौत हुई है, 2 दिन पहले उसके अपने परिवार से बात हुई थी। परिवार कह रहा है कि वीडियो कॉल पर परिवार ने उनसे बात की थी, और आज खार्किव से ये दुखद खबर आई है। भारतीय छात्र नवीन के रिश्तेदार और साथ ही विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच में बातचीत हुई है। अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, हम चाहेंगे वो भी हम आपको सुनवाएं, तो सुनिए। Sir, I am Naveen Gangwater brother, sir, cousin brother. Just now we received is no more now in air clash. Yes, not in air crash. There was a shelling taking place. He was outside buying grocery. Sir. Kannada, Telugu, Kannada, Tamil. I talk with Kannada or English both. Okay. So he was out buying some groceries, and there was some shelling taking place at that point of time. Unfortunately, he succumbed to that. In that. Yes, sir. It's possible to hand over our body, sir? Please, Shivakumar, please understand it is a war zone. We have kept the body in the morgue presently. If we will be making all out efforts to preserve it and take it out whenever it is possible. Okay, sir. It's 100% happen, sir. I'm sorry? Naveen now 100% no more, sir. It's any possible to claim? I'm really sorry to confirm that is the case. Okay, sir. The student contractor has identified, his friends have identified, and therefore we are really sorry to confirm that. तो भारत के लिहाज से सैड है, और साथ ही यूक्रेन के मीडिया द्वारा जो बड़ा दावा किया जा रहा है, जल्दी से आपको बता देते हैं। रूस के 2 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा कर रहे हैं यूक्रेनियन फोर्सेस। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स। यूक्रेन का मीडिया ये दावा कर रहा है कि रूस के 2 हेलीकॉप्टर्स को उन्होंने मार गिराया है। रशियन फोर्सेस ये दावा कर रहे हैं कि वो एक के बाद एक यूक्रेनियन सिटीज एंटर कर रहे हैं। खेरसों में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने चेक पॉइंट्स बना लिए हैं। इंटेंस बैटल, क्लोज फाइट की वहां पर भी खबर है, और यूक्रेन के मीडिया के हवाले से बड़ा दावा दिखा रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रशिया के 2 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया गया है। 13, 14, 15, 16, 17. Есть! Есть, блядь! 2! Сбили, сука! 13, 14, 15, 16, 17. तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन
ये दावा कर रहा है कि उसने 2 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। जिस तरह की आवाज आप सुनते हैं और यस यस की जो आवाज आती है एक सेलिब्रेटरी मूड में, वो उसके बैकग्राउंड में आप इन तस्वीरों को देखिए। और यूक्रेनियन फोर्सेस ये दावा कर रहे हैं कि 2 रशियन हेलीकॉप्टर्स को उन्होंने मार गिराया है। लेकिन 2 रशियन हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा अगर यूक्रेन कर रहा है तो सैटेलाइट इमेजेस ये दिखा रही हैं कि 64 किलोमीटर लंबा काफिला, जी 64 किलोमीटर लंबा काफिला रशियन फोर्सेस का कैपिटल कीव की तरफ बढ़ते हुए। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार रविंद्र सचदेव हैं, हमारे साथ आरती टिक्कू हैं, हमारे साथ सुरेश गोयल जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर जेके त्रिपाठी हैं, ग्रुप कैप्टन यूबी देवनाथ हैं और साथ ही मेजर जनरल एसपी सिन्हा है। जनरल सिन्हा, सबसे पहले मैं आपका कमेंट लेना चाहती हूं। एक तो बहुत ही दुखद खबर भारत के लिहाज से आई जब भारत ने अपने एक छात्र को खो दिया वॉर जोन में, और दूसरी तरफ ये जो हेलीकॉप्टर्स की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें यूक्रेन लगातार ये दावा कर रहा है कि उसने 2 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है, लेकिन एट द सेम टाइम 64 किलोमीटर 64 किलोमीटर लंबे रशियन कॉन्वॉय के कैपिटल कीव की तरफ बढ़ने का दावा भी किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद खबर है, बहुत दर्दनाक है और दर्द होता है कि हमारा एक बच्चा यूक्रेन में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ जो हमारे बच्चे हैं उनके अप्रिसिएशन करने में कहीं चूक हुई है। जब 15 फरवरी से सरकार एडवाइजरी दे रही थी तो मेरा ख्याल है उस समय सही वक्त था वहाँ से निकल जाने का। और जैसा आप भी टीवी पे दिखा रही थी, इंटरव्यू बच्चों का ले रही थी और बच्चे कह रहे थे कि यहाँ को नॉर्मल है, लोग चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं। यूक्रेनियंस बोलते हैं ऐसा तो चलता है, होता रहता है। तो ये जो एटीट्यूड है, चलता है, होता रहता है, वो बहुत महंगा पड़ा इस बच्चे के लिए। और वो शॉपिंग के लिए निकला था, मॉल में जा रहा था, उस समय ब्लास्ट हुआ और वो मृत्यु के घाट उतर गया। ये बहुत ही दुखद है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि करीब बहुत बड़ा जो कन्वॉय है 64 किलोमीटर का जो कन्वॉय है, रशियन कन्वॉय है, वो कीव की तरफ प्रस्थान कर रहा है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा, ये कन्वॉय मुझे लगता है, देखिए रशियन टैंक जो हैं कीव के जो नज़दीक हैं, जो बेलारूस की तरफ से आ रहे हैं, उनकी ऑयल ख़त्म हो रही है, इसीलिए जिस गति से वो मूव करना चाहते हैं वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आर्मी जब फाइट करती है तो एक कॉन्सेप्ट होता है ए एशलॉन और बी एशलॉन का। ए एशलॉन मतलब फाइटिंग एशलॉन, जो फ्रंट पे लड़ते हैं उसको ए एशलॉन बोलते हैं। जो बी एशलॉन होता है जो लॉजिस्टिक देता है, सप्लाई देता है, एम्युनिशन, एम्युनिशन, आपके रिप्लेनिशमेंट हुए, रिक्रूटमेंट का सामान हुआ, मेंटेनेंस स्पेयर्स हुआ, दवाई हुआ, तो मिसाइल्स हुआ, रॉकेट्स हुए, ये सब चीज़ जो है वो बी एशलॉन में पीछे पीछे रियर से आते हैं। देखिए, आर्मी का जो सिस्टम ऑफ फाइटिंग है ना, लीप फ्रॉगिंग का, ए एशलॉन आगे जाता है, बी एशलॉन पीछे आता है, ए एशलॉन और आगे जाता है, बी एशलॉन पीछे आता है। तो ये मेरा ख्याल है बी एशलॉन ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट का है, क्योंकि जैसे आर्मी में कहावत है। हम डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो आज की तस्वीरें हैं जरा वो तफसील से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, डिटेल में अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तो बड़ा आरोप आज यूक्रेन द्वारा यह भी लगाया गया कि रूस ने वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल प्रतिबंधित है, आपको ये बता देते हैं। बाकायदा कन्वेंशन है, उसके तहत जिनेवा कन्वेंशन, जिसके तहत इसका यूज, इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित है, बैंड है। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं खार्किव से भी, कैसे खार्किव में रिहायशी, यूक्रेन का आरोप है कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें यूक्रेन का दावा यह है कि रूस ने वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है, जो कि प्रतिबंधित है इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत। दूसरी बड़ी तस्वीर खार्किव से आ रही है, जहां पर इस वक्त बहुत ही भीषण लड़ाई चल रही है, भीषण जंग चल रही है। खार्किव सिटी काउंसिल बिल्डिंग पर हमला किया गया है, रूसी सेना ने जो सिटी काउंसिल है उस पर मिसाइल से हमला किया है, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ है, जैसा कि आपने अभी इस तस्वीर में सुना। और धुएं का गुबार और किस तरह से इसने विध्वंस मचाया, विनाश मचाया, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है जिन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है जो रशियन फोर्सेस हैं उनके द्वारा। ये सिटी काउंसिल की बिल्डिंग है, खार्किव से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और जोरदार धमाका इस तस्वीर में साफ तौर पर आप यहां पर देख सकते हैं। लगातार रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, ये भी यूक्रेन आरोप लगा रहा है। वो तस्वीरें भी आई जो एक बिल्डिंग की सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी, किस तरह
किस तरह वहां पर एक के बाद एक धमाके हुए, वो वीडियो भी आया है। और इसीलिए आज आपने ये भी सुना होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो एक्शन में आया और इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। इससे पहले प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की आईसीजे का दरवाजा खटखटा चुके हैं। वो बात और है कितने इफेक्टिव रह पाते हैं और कितना रशिया पर प्रेशर एक्सर्ट कर पाते हैं। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ एक टेरिटोरियल जंग बनकर नहीं रह गई है। लगातार यूक्रेन जिनोसाइड का आरोप लगा रहा है रशिया पर, मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है, निर्दोषों की निर्मम हत्या का आरोप लगा रहा है और साथ ही ये कह रहा है कि बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो रही है। जो तस्वीर आप लगातार अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, खार्किव, जहां पर इस वक्त बहुत क्लोज फाइट हो रही है, इंटेंस फाइट हो रही है, वहीं पर ये सिटी काउंसिल का दफ्तर, उसकी बिल्डिंग जिस पर स्ट्राइक किया गया है, मेजर स्ट्राइक आप इसे कह सकते हैं। और उसके बाद किस तरह की तस्वीर, पहले ये तस्वीर देखिए जब स्ट्राइक किया गया और उसके बाद ये कैसे मलबे में तब्दील हुई और इससे भारी नुकसान हुआ, वो भी आप तस्वीरों में यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा दूसरे शहरों से भी तस्वीरें आई हैं और जो कैपिटल कीव है उसकी फाइट, क्या आज कैपिटल में कीव को लेकर लड़ाई होगी, ये एक सवाल जो है वो सभी एक्सपर्ट्स बार बार पूछ रहे हैं। जंग का आज है 6वां दिन और यूक्रेन द्वारा जो नैरेटिव है वो यही बिल्ड किया जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, जिनोसाइड हो रहा है, महिलाओं को, मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है। और जब आप इन तस्वीरों को देख रहे थे, देखिए वो रिहायशी बिल्डिंग की तस्वीर जो खार्किव में, जिसमें किस तरह से जो सिविलियंस हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो आया है रिहायशी इलाके में। कैसे एक के बाद एक धमाके हुए, जरा आप खुद से सुनिए। और अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो खारसों से तस्वीर है। खारसों में जो रशियन फोर्सेस हैं उन्होंने एग्जिट पॉइंट्स पर चेक पॉइंट्स बना लिए हैं। ये बड़ी खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो खार्किव में आपने देखा क्लोज एंड इंटेंस बैटल हो रही है। खारसों में जो चेक पॉइंट्स है रशियन फोर्सेस द्वारा वो बनाए गए हैं। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि 64 किलोमीटर लंबा जो काफिला है रशियन फोर्सेस का वो कैपिटल कीव की तरफ बढ़ रहा है। और रूस के पूर्व प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव उनके द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि ये आर्थिक युद्ध जो है ये वास्तविक युद्ध में बदल सकता है। ये एक वार्निंग कहा जाए इसे, धमकी कहा जाए, क्या कहा जाए इसे, लेकिन ये बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। और ये स्टेटमेंट कब आ रहा है? ये स्टेटमेंट तब आ रहा है जब आज सुबह हमने आपको ये भी खबर दिखाई कि बात हुई किसकी, व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बातचीत हुई। और इमैनुअल मैक्रों ने कुछ ही दिनों पहले, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था ये एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल होगी, एक लंबी लड़ाई होगी। और ऐसे में लगातार डिप्लोमेटिक चैनल्स उनके द्वारा खोले गए। व्लादिमीर पुतिन के साथ लगातार वो बातचीत कर रहे थे। और ये बातचीत ऐसा नहीं वॉर के बाद स्टार्ट हुई, वो लगातार उनके साथ कांटेक्ट में रहे। एक समिट वार्ता वो सेटअप करना चाहते थे अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच। और वहां पर उसके बाद पहले व्लादिमीर पुतिन ने लुहांस्क और दोनेत्स्क के आजादी का ऐलान किया। और उसके बाद ये वॉर छिड़ गई। अभी भी एक तरफ व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कनेक्टेड, और दूसरी तरफ एक के बाद एक ये वार्निंग्स का सिलसिला जो है, चेतावनी कह लीजिए, धमकी कह लीजिए, ये लगातार वो सिलसिला रशिया की तरफ से जारी है। 2 दिन पहले रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा जो न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस हैं उन्हें स्टैंड बाय हाई अलर्ट पर रखा गया। उसके बाद यूएस ने कहा कि ये भड़काऊ बयानबाजी नेटो ने कहा, और यूएस ने कहा कि ये धमकाने की कोशिश की जा रही है, परमाणु धमकी दे रहा है हमें रूस। तो एक के बाद एक तस्वीरें लगातार आ रही हैं। और वो तस्वीरें जो है वो हम आप तक जी न्यूज के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के बीच जो बहुत अहम सवाल है जेके त्रिपाठी जी, वो सवाल है वॉर क्राइम से जुड़ा हुआ, जो केस यूक्रेन लगातार तैयार कर रहा है। आईसीसी कह रहा है इन्वेस्टिगेशन के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो
इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात करी और अभी की इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं करी, वो 2014 से जब से क्रिमिया को लेकर ये पूरी लड़ाई स्टार्ट हुई है तब से वो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है। आईसीजे, प्रेसिडेंट जेलेंस्की पहले ही आईसीजे का दरवाजा खटखटा चुके हैं और वो और अब ये वैक्यूम बॉम्ब को लेकर जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये यूक्रेन इस चीज को, इन आरोपों को बढ़ावा देना चाहता है। एक तरह से ऐसा एटमॉस्फेयर, एक तरह से ऐसा वातावरण तैयार करना चाहता है जिससे कि रूस के खिलाफ चारों ओर से एक आरोप बने, एक वातावरण बने, और जैसे आप सही कह रहे हैं कि उसको वार क्रिमिनल घोषित करना चाहता है। लेकिन इससे फ़ायदा कितना होगा ये देखिए, क्योंकि आईसीजे का रिकॉर्ड रहा है कि उसके द्वारा किए गए निर्णय कभी भी पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हुए हैं। कम से कम 3 बार अमेरिका ने उनकी अवहेलना की है, चीन ने 2 बार की है, जिसमें से लेटेस्ट था जो फिलीपींस ने जो मुकदमा दायर किया था चीन के खिलाफ, उसका फैसला आया, चीन ने सीधे सीधे मानने से इनकार कर दिया। 2 बार पाकिस्तान ने ऐसा किया है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो लेकिन आप ये भी समझिए कि 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद जब न्यूरम्बर्ग ट्रायल शुरू हुआ, उसमें जो फिर वार क्रिमिनल जितने डिक्लेयर किए, आखिरी को पहचान करके पकड़ के मेरे ख्याल से 2001 में मारा जा सका, उसको सजा दी जा सकी। तो 55 साल उसमें लग गए और तब भी अभी पूरे को पता नहीं हो पाया है कि नहीं। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है कहना कि इन सब से कितना प्रभाव पड़ेगा इन सब का। और ये है कि विश्व जनमत को एक तरह से आप उभार रहे हैं, एक तरह से विश्व जनमत को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अभी 1 घंटा पहले ही रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम ये बमबारी, ये युद्ध तब तक नहीं रोकेंगे, ये ऑफेंसिव, जब तक कि हम अपने सारे लक्ष्य नहीं हासिल कर लेते, जो कि एक बहुत बड़ा बयान है। आप देखिए, तो मुझे नहीं लगता कि रूस इतनी जल्दी मानने वाला है। वो चाहेगा, ये जरूर चाहेगा जितनी जल्दी हो सके ये वार खत्म हो जाए, क्योंकि रूस उसके बाद फिर लोकल सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ जनमत तैयार करे, जो वो ऑलरेडी कर रहा है, ताकि एक आंदोलन हो सके। ठीक है, और इस वक्त हम एक और बड़ा स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, बोरिस जॉनसन का ये स्टेटमेंट है, वो भी किस तरह से नागरिकों के खिलाफ बर्बरता की जा रही है रशियन फोर्सेस द्वारा, उसके लिए रशियन प्रेसिडेंट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बड़ा हमला ये बोरिस जॉनसन का, वो कह रहे हैं कि नागरिकों के खिलाफ बर्बरता की जा रही है, इसके लिए पुतिन तैयार है और नागरिकों के हत्यारे देश से कैसे बातचीत की जाएगी, सिविलियंस को जो मार रहे हैं ऐसे देश से किस तरह से बातचीत की जाएगी। जैसे कि बार बार हम अपने इस डिस्कशन में भी उठा रहे हैं, वॉर क्राइम्स, वॉर एट्रोसिटीज और जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनको जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है। और इन्हें आप जब इन सारे अटैक्स को देख रहे हैं, चाहे वो बोरिस जॉनसन कटघरे में खड़ा कर रहे हो, यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को, या फिर खार्किव से आई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन बार बार इस बात को उठाता रहा है कि चाहे वो राजधानी कीव हो, खार्किव हो या दूसरे शहर हो, हर जगह रिहायशी इलाकों को लगातार टारगेट यहां पर किया जा रहा है। रविंद्र सचदेव, जो नैरेटिव क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स के बीच जो नैरेटिव और खास तौर पर वॉर क्राइम्स, वॉर एट्रोसिटीज, सिविलियंस को टारगेट करना, बड़ी संख्या में बच्चों का मारा जाना, प्लीज एक कमेंट सबका, उसके बाद देखिए आदिति, बात बिल्कुल क्लियर है कि पुतिन हटने वाले नहीं है और वो लगातार ये इंडिकेशन दे रहे हैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज को कि आप जो बीच में आ रहे हो और ये साइड ले रहे हो नेटो का, जो इनफैक्ट फिनलैंड और स्वीडन की भी बात हो रही थी, अगर इनका साथ दोगे तो नेक्स्ट टारगेट आप हो। साथ ही में वो एक प्रेशर जो बनाए रखे हैं, उससे ये साबित हो रहा है आज की डेट में, जो आपने कहा कि कल बातचीत होगी, वो उसका जो बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि एक प्रेशर नेटो भी फील कर रहा है। इसीलिए ये बातचीत का ये सिलसिला साइमल्टेनियसली चल रहा है। लेकिन साथ में ये कहूंगी मैं कि पुतिन लगातार एक इंडिकेटर, आज जो फ्रांस को उन्होंने धमकी दी है या वार्निंग दी है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि फ्रांस जो अभी तक न्यूट्रल मीडिएशन का रोल अदा कर रहा था, रूस आज फ्रांस को क्यों धमकी दे रहा है? तो मुझे लगता है वो नेटो को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है, नेटो को डायरेक्टली कह रहा है कि सुधर जाइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं, कीव अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध कर रहा है, ये बड़ा हमला रूस कर रहा है और इसके अलावा यूक्रेन के साथ बातचीत पर
पर रूस का ये बयान है कि बातचीत से नतीजा निकालना जल्दबाजी होगा। तो बातचीत को लेकर रशिया भी स्केप्टिकल है, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी स्केप्टिकल है। कल हम आपको बता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत हो सकती है। एक तरफ यूक्रेन है जो सिविल राइट्स वायलेशन का आरोप लगा रहा है, जो सिविलियंस के राइट्स वायलेशन का आरोप लगा रहा है, वॉर क्राइम की बात कर रहा है, वॉर एट्रोसिटीज की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ क्रेमलिन जो है वो ये कहते हुए पलटवार कर रहा है कि दरअसल ये तो कीव है जो अपने ही नागरिकों पर जुल्म और अत्याचार कर रहा है। होती जा रही है। सुरेश जी, आपसे भी यहाँ पर समझना चाहूंगी, तो नहीं था क्योंकि जिस तरीके से इमैनुअल मैक्रों को प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने शुक्रिया कहा, जो मदद पहुंचाई गई, मदद का वादा किया गया इमैनुअल मैक्रों द्वारा, लेकिन वो लगातार डिप्लोमेटिक लेवल पर एक्टिव रहे व्लादिमीर पुतिन के साथ। ये जो फ्रेश वार्निंग है, और साथ ही पुतिन ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर रशिया के खिलाफ किसी कंट्री के हथियारों का इस्तेमाल होगा तो वो उस कंट्री को छोड़ेंगे नहीं। आदित्य, आज मैं कूटनीति से हटकर मैं साफ बात करता हूँ। चलिए, और साफ बात यह है कि फ्रांस न्यूट्रल कंट्री कभी था ही नहीं और ना है। फ्रांस भी नेटो का मेंबर है। यूक्रेन ने शुरू से नेटो ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर करी, जो इस सारे युद्ध की जड़ है। और ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो अगर यूरोपियन नेशंस ये कह रहे हैं कि यूक्रेन निर्दोष है, तो ये उनका अपना नैरेटिव है। ये वही नैरेटिव है जो यूक्रेनियन रिफ्यूजीज के बारे में कहते हैं कि अरे भाई ये तो यूरोपियन है, वाइट है, हमारे ही मुल्क के हैं ये, तो इनको तो बचाना है, सीरियन नहीं है ये। तो क्या उनके लिए, यूरोप के लिए सीरियन रिफ्यूजी की कीमत उनसे कम है? ये वही लोग हैं जिनके लिए यूक्रेन का नेटो का मेंबर बनना ज़्यादा जरूरी था, बजाय इसके कि रशिया की सिक्योरिटी को देखा जाए। हाँ, और एक नैरेटिव ये भी है जो बताया जा रहा है कि रशिया ने ये किया, वो किया, सब किया। कहीं नाम लिखा है कि रशिया ने वो किया? हमें पता है कि कीव ने किया या यूक्रेन ने किया या क्या नहीं किया। यूक्रेन के ये वही लोग हैं जो ट्रेन से भारतीय छात्रों को धक्का दे करके बाहर निकाल करके अपने लोगों को भेजते हैं कि वो बचे और भारतीय छात्र ना बचे। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? मेरे को यूक्रेन के ऊपर जो यूरोपियन नैरेटिव है उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इस समय ये युद्ध चल रहा है, रशिया का नैरेटिव है, यूरोपियन का नैरेटिव है, बाद में असली बात पता चलेगी। लेकिन इस समय जरूरी यह है कि यूक्रेन पीछे हटे, नेटो पीछे हटे, ताकि ये युद्ध शांत हो। जी आदित्य। ठीक है, ग्रुप कैप्टन देवनाथ, आपसे ये जो वैक्यूम बॉम्ब को लेकर लगातार डिस्कशन हो रहा है, इस पर मैं और डिटेल में बात करना चाहती हूँ। जेनेवा कन्वेंशन का इसे वायलेशन करार दिया जा रहा है। ये जो वैक्यूम बॉम्ब है, इसके बारे में और डिटेल से बताएं। जी हाँ, ये जो वैक्यूम बॉम्ब है इसको थर्मोबैरिक बॉम्ब भी बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। इस बॉम्ब में जब एक्सप्लोजन होता है तो उसमें नॉर्मल टीएनटी का इस्तेमाल नहीं होता, वरन एक केमिकल मिक्स होता है जो कि पेट्रोलियम जेली से बनता है, जिसको वाष्पीकरण किया जाता है। उसके बाद उसमें एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड है उसको इग्नाइट करके बॉम्ब को एक्सप्लोड किया जाता है। इससे क्या होता है कि इतनी जोर से आग लगती है, प्रज्वलन होता है कि आसपास की एटमॉस्फेयर से जितनी ऑक्सीजन है ये उसको सोख लेता है बर्निंग प्रोसेस में। इससे दो चीजें होती हैं, एक ऑक्सीजन की कमी से आसपास के लोगों को चोकिंग सेंसेशन होता है, जो उसके इमीडिएट विसिनिटी में है, चाहे वो सिविलियन हो या दुश्मन के सिपाही हो, वो शायद सांस ना लेने की वजह से मर सकते हैं। दूसरी बात, इसका जो धमाका होता है उससे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो चंद मिली सेकेंड्स के लिए इतना हाई हो जाता है कि आसपास जो भी बिल्डिंग्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं या मनुष्य एंड प्राणी हैं, उनके परखच्चे उड़ जाते हैं। अफगानिस्तान में भी जब इन बमों का इस्तेमाल किया था तो वहां देखा गया था कि बॉम्ब ने अफगानिस्तान की पहाड़ी में केव्स के अंदर पेनिट्रेट करके इतना जोरदार धमाका किया, जो सा धमाका छोटे किलोटन रेंज के न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है। जी बात पूरी करें। हाँ, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। इस बॉम्ब को बैन इसलिए किया गया हुआ है क्योंकि इस बॉम्ब का कोलेटरल डैमेज काफी ज्यादा होता है। जहां पे इस बॉम्ब को एक्सप्लोड किया जाता है, आसपास आप समझिए दाएं बाएं आगे पीछे 300 से 400 मीटर तक जो भी होगा मनुष्य, उसको क्षति पहुंचती है। यानी ना सिर्फ वहां पर जो मिलिट्री पर्सन हैं दुश्मन के, उनको क्षति पहुंचेगी, वरन जब 300 मीटर इधर उधर जितने सिविलियंस हैं, रिहायशी एरिया है, वहां पर भी सब ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए इस बॉम्ब पर पाबंदी लगाई गई है।
जो कन्वेंशन हैं उसमें इस तरह के बॉम्ब के इस्तेमाल की बात की गई है. What I've seen here now and heard here now, I'm very glad to sense this mood. The unifying mood. I'm happy that we have unified today, all of you, all the countries of the European Union. But I did not know, but this is the price they will have to pay. And it's a tragedy for me, a tragedy for every Ukrainian, tragedy for our state. I mean, this high price, very high price. Thousands of people who were killed. 2 revolutions, 1 war. And 5 days of full-scale invasion of the Russian Federation. You know, I don't read off the paper, off the sheet, because the paper phase in the life of my country has ended. Now we're dealing with reality. We're dealing with killed people, real life, you know. And you know, I believe that we today we're giving lives for values, for rights, for freedom, for the desire to be equal as much as you are. We are giving away our best people, the strongest ones, the most value-based ones. Ukrainians are incredible. And very often we love to say that we will win over everyone. And I'm very happy that you are not only talking about it, but you can see that. And we will overcome. And I'm sure, I'm convinced, there is an expression, Ukrainian choice, European choice of Ukraine. That's what we're striving for, and that's what we're going to, and we went to. So I would like to hear that from you to us, we could hear the Ukrainian choice for Europe from you. I have some time off here because we have breaks between the missile strikes and bombardments. And this morning was a very tragic one for us. 2 cruise missiles hit Kharkiv, the city which is located to the borders of the Russian Federation. There were always many Russians there, and they're always friendly. There were warm relations there. More than 20 universities are there. It's the city that has the largest number of universities in our country. The youth is bright, smart there. The people who gathered there all the time and was gathering there all the time for celebrating all celebrations on the largest square in our country, the Freedom Square. And this is the largest square in Europe, and that's true. This is called the Freedom Square. Can you imagine this morning 2 cruise missiles hit this Freedom Square, dozens of killed ones. This is the price of freedom. We are fighting just for our land and for our freedom. Despite the fact that all large cities of our country are now blocked, nobody is going to enter and intervene with our freedom and country. And believe you me, every square up today, no matter what it's called, it's going to be called as today Freedom Square in every city of our country. Nobody's going to break us. We're strong. We're Ukrainians. We have a desire to see our children
alive. I think it's a fair one. Yesterday, 16 children were killed. Again and again, President Putin is going to say that is some kind of operation and we are hitting a military infrastructure. Where are our children? What kind of military factories do they work at? What tanks are they going with? Or launching cruise missiles? He killed 16 people just yesterday. Dear, our people are very much motivated, very much so. We are fighting for our rights, for our freedoms, for life, for our life. And now we're fighting for survival. And this is the highest of our motivation. But we are fighting also to be equal members of Europe. I believe that today we are showing everybody that's exactly what we are. The European Union is going to be much stronger with us, so that's for sure. Without you, Ukraine is going to be lonely, lonesome. We have proven our strength. We have proven that as at a minimum we are exactly the same as you are. So do prove that you are with us. Do prove that you will not let us go. Do prove that you indeed are Europeans. And then life will win over death and light will win over darkness. Glory be to Ukraine. Thank you very much for your strong message, President, for your bravery and for your conviction. I will now give the floor to the Speaker of the Ukraine Parliament, Ruslan Stefanchuk, for his intervention. Шановні депутати та депутатки Європейського парламенту, шановна пані Голово, насамперед. First of all, I would like to thank you for the possibility. तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को आप सुन रहे थे यूरोपियन पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए, जिस तरह का उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, बताने के लिए काफी। आप जानते हैं ईयू द्वारा कई कड़े सैंक्शंस रशिया के खिलाफ लगाए गए हैं, एयरस्पेस भी बंद किया गया है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने उनकी स्पीच सुनी, ज़ेलेंस्की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूरोपियन पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए। अगर उनकी लास्ट की 2 लाइनों की बात करूं तो उन्होंने कहा, लाइफ विल विन ओवर डेथ एंड लाइट विल विन ओवर डार्कनेस। साथ ही उन्होंने फ्रीडम की बात की, आज़ादी की बात की, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से क्रूज मिसाइल्स, 2 क्रूज मिसाइल लॉन्च किए गए, स्ट्राइक किए गए क्रूज मिसाइल से कीव के हार्ट में स्ट्राइक किया गया रशियन फोर्सेस द्वारा। और उन्होंने खार्किव में जो लोकल्स की जान गई है उस तरफ भी यूरोपियन पार्लियामेंट का ध्यान लाने की कोशिश की। आपको समझना होगा, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और यूक्रेन लगातार अपने इस नैरेटिव को बिल्ड कर रहा है कि रशिया वॉर क्राइम्स कर रहा है, वॉर एट्रोसिटीज कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। और उनकी स्पीच में भी ये
साफ तौर पर देखा गया। साथ ही वो कह रहे हैं कि रशिया का ये अटैक रशियन एग्रेशन है, इन्वेजन ऑफ यूक्रेन है और इसीलिए बहुत जरूरत है कि पूरी दुनिया उनके देश के साथ आकर खड़ी हो। वो कह रहे हैं आप साबित कीजिए कि आप हमारे साथ खड़े हैं, आपको ये साबित करना होगा कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। ये बहुत ही इमोशनल स्पीच, जिसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें मिला। अगर वो तस्वीर एक बार हम फिर से ले आ पाए स्क्रीन पर, और यहाँ पर नैरेटिव्स बटे हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो ज़ेलेंस्की में ये मानता है कि एक कॉमेडियन से हीरो के तौर पर उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। राय बटी हुई हो सकती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी कंट्री और अपने सिविलियंस में जोश भरा है, उसके लिए उनकी तारीफ करने वाले लोगों की भी और ऐसे देशों की भी कमी नहीं है जो इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं रशिया के खिलाफ। और ऐसे न सिर्फ स्टेट लीडर्स हैं बल्कि सिविलियंस भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं। इसीलिए आप लगातार देख रहे हैं दुनिया भर की डिफरेंट सिटीज से यूक्रेन के पक्ष में और रशिया के खिलाफ प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। और यूरोप जो शरणार्थी हैं यूक्रेन से, 5.5 लाख से ज्यादा लोग गए हैं, उन्होंने छोड़ा है यूक्रेन और उन्हें यूरोप जो है वो वेलकम कर रहा है। हालांकि चैलेंजेस बहुत हैं शरणार्थियों के लिए, कई किलोमीटर लंबा सफर इन्हें तय करना पड़ रहा है, लेकिन ये तो तस्वीर जिसे ध्यान से देखना जरूरी है। यूरोपियन पार्लियामेंट को वो एड्रेस कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। Glory be to Ukraine. कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे लेंगे। त्रिपाठी सर, जिस तरह से लोगों की राय बटी हो सकती है, पीपल आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, लेकिन ज़ेलेंस्की की स्पीच, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की स्पीच, इमोशनल स्पीच इन अ वे, ही इज चैलेंजिंग द वर्ल्ड कि आपको साबित करना है कि इस मुश्किल घड़ी में ही इज टॉकिंग अबाउट क्रूज मिसाइल से अटैक, ही इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ही इज टॉकिंग अबाउट जिनोसाइड। वो आज़ादी की बात कर रहे हैं जो कि वेस्ट का नैरेटिव रहा है, हर लड़ाई आज़ादी के नाम पर ही लड़ी गई है। इस स्पीच को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये स्पीच सिर्फ अपने लिए ब्राउनिंग पॉइंट्स इकट्ठा करने का एक तरीका है। ये स्पीच सिर्फ इसलिए है कि ताकि यूरोपियन पार्लियामेंट की, यूरोपियन यूनियन की नज़र में वो एक हीरो बन जाए, और वो शायद बन रहे हैं। मुझे ताज्जुब तब होता जब यूरोपियन पार्लियामेंट में उनके इस स्पीच पे इतना स्टैंडिंग ओवेशन न मिलता, क्योंकि ये पहले से फोरगॉन कंक्लूजन था कि यूरोपियन पार्लियामेंट तो उनकी तरफ से बात करेगी ही। लेकिन ये और ताज्जुब की बात है कि यूरोपियन पार्लियामेंट में किसी ने कभी रूस के लिए कोई चीज़ ये बोली नहीं कि रूस की ओर से भी कोई एक चीज़ बोले, जबकि अमेरिकन सीनेट में बर्नी सैंडर्स ने परसों बोलते हुए बहुत बुरी तरह से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के बगल में स्थित मेक्सिको चाइना के साथ कोई डिफेंस एग्रीमेंट करे तो क्या अमेरिका को ये मंजूर रहेगा? अगर अमेरिका को नहीं मंजूर होगा तो फिर रूस को भी नहीं मंजूर है, ये भी बात माननी चाहिए। तो आपके हिसाब से, तो उन लोगों के हिसाब से जो नैरेटिव है, मतलब उसके बाद मैक्सिको को अटैक कर देना चाहिए अमेरिका को? नहीं, अगर ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो यू विल गो एंड अटैक द अदर कंट्री, यू विल नॉट रिस्पेक्ट देयर सोवरेनिटी, दैट इज अनदर लाइन ऑफ आर्गुमेंट। और क्यूबा के साथ यही हुआ है। क्यूबा में जब रिवॉल्यूशन हुई तो रूस और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ गए, क्योंकि अमेरिका को नहीं मंजूर था कि उसके तट से 50 मील की दूरी पर स्थित क्यूबा कम्युनिस्ट हो जाए। सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये बताइए कि वो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट पहले रहे हैं, उनको अरेस्ट करने का हुक्म किसने दिया था? सर, जो नोरेगा को बोला कि आप हमको एक्सट्रैक्ट कीजिए, उसका हुक्म किसने किया था? देवर मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड। ठीक है सर, तो इसलिए हमका हवाले कर दीजिए आप। लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट हियर। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, सर। आई एग्री, बट दे आर नॉट राइट। No, two wrongs don't make a right. That is precisely my point. They are not right either. And therefore they cannot say कि तुम गलत हो, हम सही हैं, बस। और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस भारतीय छात्र की मौत हुई है उनके पिता से बात की है। नवीन के पिता से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। यूक्रेन में जो फायरिंग थी उसमें नवीन की मौत हुई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके परिवार से, उनके पिता से बात की है। खार्किव में आप जानते हैं क्लोज फाइट हो रही है, इंटेंस बैटल है। कर्नाटक के रहने वाले थे नवीन। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके परिवार से, उनके पिता से बात की है। डू वी हैव द ऑडियो इन दिस? अटैक कर दिया और बोला पीस। खार्किव में हमले में नवीन की मौत हुई थी
और उनके परिवार तक एमईए द्वारा थोड़ी देर पहले जो हमने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन आपको सुना है, उनके परिवार तक हर संभव मदद पहुंचाने की बात एमईए द्वारा भी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इनके परिवार से बात की है, उनके पिता से बात की है। परिवार ये कह रहा है कि 2 दिन पहले उनकी नवीन से बात हुई थी और यहाँ पर ये दुखद खबर है। और साथ ही आपको समझना होगा इस दुखद खबर के साथ चैलेंज कितना बड़ा है। चैलेंज कितना बड़ा है, जो भारतीय इस वक्त वॉर जोन में फंसे हुए हैं उन्हें किस तरह से सेफली वहां से निकाला जाए, ये एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। इसलिए आपको कल याद होगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग की गई थी। 4 केंद्रीय मंत्रियों को भेजने का फैसला किया गया यूक्रेन के पड़ोसी देशों में और वो चारों मंत्री भारत से रवाना भी हो चुके हैं। और ये वो तस्वीर है जिसमें नवीन के पिता से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है, परिवार को ढांढस बंधाया है, सांत्वना दी है। हाँ सर, ठीक है सर, शुक्रिया सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर, शुक्रिया सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। भारतीय छात्र नवीन के पिता, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिवार को सांत्वना दी गई है। हम आपको बार बार बता रहे हैं खार्किव में जो फाइट चल रही है रशियन फोर्सेस और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच, वहां उस गोलीबारी में नवीन की जान गई है। और एक तरफ ये दुखद खबर है तो दूसरी तरफ समझना होगा भारत सरकार बार बार ये दोहरा रही है कि वो सेफली इवैक्यूएट करेगी, किसी भी भारतीय को वहाँ फंसे नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन चैलेंज कितना बड़ा है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। वॉर जोन से सुरक्षित बाहर निकालना कितनी बड़ी चुनौती रहने वाला है, ये इस बात की तस्दीक करता है। 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जो भारत के कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा रफ्तार देने के लिए, धार देने के लिए, इसके अलावा भारत द्वारा यूक्रेन के और रशिया के राजदूत को तलब किया गया। ये भी बड़ी खबर हमने आपको दिखाई थी। और बड़ी संख्या में अब भी ऐसे भारतीय छात्र हैं जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में, जो कि इस वक्त वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। रशियन फोर्सेस के बारे में कहा जा रहा है कि 64 किलोमीटर लंबा उनका काफिला जो तेजी से कैपिटल कीव की तरफ आगे बढ़ रहा है। यूक्रेनियन फोर्सेस ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2 रशियन हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। और इस सब के बीच एक तरफ भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है और पीड़ित परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है। और उसी से जुड़ी हुई तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। जेके त्रिपाठी जी, कितना बड़ा चैलेंज, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है नवीन के पिता से, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग ऑपरेशन रहने वाला है गिवन द फैक्ट दैट इंडिया हैज कैरिड आउट सच ऑपरेशंस इन द पास्ट। बिल्कुल चैलेंजिंग रहने वाला है क्योंकि अभी भी 10,000 से ऊपर ही स्टूडेंट यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ 2-3 और जो नए डेवलपमेंट हुए हैं, सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट ये हुई है कि भारतीय विदेश सचिव ने यूक्रेन और रूस दोनों के राजदूतों को अलग अलग बुला करके उनसे बात की है और उनसे इस मामले में सहयोग मांगा है कि स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कराया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पश्चिमी रूस और यूक्रेन की सीमा पे जो रूसी सिटी है बेगोरोड में एक इंडियन टीम पहुँच चुकी है और कोशिश ये हो रही है कि रूसी सेना से किसी तरह से टाई अप करके वहाँ खार्किव से बेगोरोड उनको लाया जाए स्टूडेंट्स को, जो कि सिर्फ 40 किलोमीटर है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये काफ़ी मतलब हम लोगों को एक तरह से आश्वस्त करने के लिए हैं कि शायद ये अगर मामला हो जाए, शायद अगर ये ऐसा हो जाए तो बहुत संभव होगा। एक चीज़ और है जी कि ये भी खबर है कि कीव से 400 छात्र ट्रेन में भर के 400 छात्र बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं रोमा जी। और लेकिन अभी भी 1000 से ज़्यादा छात्र अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं कब ट्रेन आएगी, कैसे आएगी, क्योंकि ये भी एडवाइजरी दी गई है कि ट्रेन सर्विसेज लेट भी हो सकती हैं, कई जगह कई बार कैंसिल भी हो सकती हैं।
जी, तो चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है, टेस्टिंग हालात हैं और इन सब के बीच रूस और यूक्रेन की जो नैरेटिव वॉर है वो लगातार जारी है। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया यूरोपियन पार्लियामेंट में, यूरोपीय संसद में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की द्वारा भाषण दिया गया और दूसरी तरफ रशिया के अटैक स्ट्राइक्स लगातार जारी है। बड़े काफिले के कैपिटल कीव की तरफ बढ़ने की बात कही जा रही है और ये तस्वीरें, खार्किव की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। कल वो रिहायशी बिल्डिंग की तस्वीर आई थी जब एक के बाद एक कई एक्सप्लोजन्स एक साथ सुने गए थे। साथ ही यूक्रेन ये भी आरोप लगा रहा है कि वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है रशिया द्वारा। आईसीसी एक्शन में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक्शन में है, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। तो बहुत सारे लेवल पर ये जो पूरी खबर है डेवलप हो रही है। आरती टिक्कू, ये कल हो सकता है रशिया और यूक्रेन के बीच एक बार फिर से बातचीत हो, लेकिन इन तस्वीरों के बीच और तेजी से बढ़ते रशियन फोर्सेस के काफिले के बीच एक आम नागरिक ये जानना चाहेगा, आम दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इस बातचीत की फिर जरूरत क्या है जब सारा फैसला मिलिट्री फ्रंट पर ही होना है। देखिए, इससे पहले मैं क्या आपके सवाल का जवाब दूं, ये जो चित्र आप दिखा रहे थे, वीडियो दिखा रहे थे, यूरोपियन यूनियन सब लोग ताली वाह वाह कर रहे थे ज़ेलेंस्की की। उस सारे यूरोपियन यूनियन में एक एक चेहरा, एक एक आदमी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो नेटो का है उसके वो पावर एलीट है। ये लोगों ने डिसाइड किया है कि दुनिया में किसको बॉम्ब करना है, बॉम्ब करने के बाद उसको पीस बताना है, बॉम्ब करने के बाद उसको डेमोक्रेटाइजेशन बोलना है। ये लोगों ने पिछले 30 साल यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये लोगों ने, पावर एलीट ने पूरी दुनिया का नैरेटिव अपने हाथ में लिया है। आज ये अपने आप को वाहवाह कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की जो इनका स्पोक्स पर्सन है उसकी भी वाहवाह कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन में जो आम लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं। वो इंडियन जो आज हमारा बच्चा वहां मरा, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये जो पावर एलीट आप देख रहे हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जो लोग हैं, जिन्होंने जर्मनी आज की डेट में देखिए ये वॉर शुरू हुआ और जर्मनी कह रहा है $100 बिलियन जो है वो मिलिट्री फंड रेज करेगा, 2% अपना जीडीपी का जो है वो मिलिट्री में डालेगा। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये वॉर इकोनॉमी जो यूएस और नेटो ने पिछले 30 साल में चलाई, ये उसी का उदाहरण है। ये वही दिखा रहे हैं ये सब लोग। तो ये मैं आपके दर्शकों के लिए बोलना चाहती हूँ कि इस पे मत जाइए। वाह वाह जो हो रही है ज़ेलेंस्की की और ये जो यूरोपियन यूनियन अपने आप को शाबाशी दे रहा, इन पे लानत हो। ये अपने आप को बहुत महान समझते हैं लेकिन लोगों को मरवा रहे हैं। ये कौन सा खून खराबा चल रहा है दुनिया में? How do you explain war crimes? One second, General Sena. How would you explain war crimes when Putin is a hero? वॉर क्राइम जो जीतता है वो दूसरों को क्रिमिनल बनाता है। जो जीता वही सिकंदर। आप क्राइम करो, जीत गए तो आप क्रिमिनल नहीं हो, लेकिन जो हारा आप क्राइम ना करो तो आप क्रिमिनल हो। आदित्य, जो हो रहा है इसका तो एक दूसरे एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं। आदित्य, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है कि टॉक्स और मिलिट्री एक्शन कैसे रिलेटेड है। दोनों बहुत इंटरलिंक्ड हैं क्लोजली। टॉक्स पे उस पार्टी को सफलता मिलेगी जो ग्राउंड पे ज्यादा मजबूत होगा, और ग्राउंड पे जो कौन मजबूत होगा? जो जंग के मैदान में जिसका पलड़ा भारी होगा। तो ये पुतिन जो बातचीत का सिलसिला शुरू किए हैं, ये एक तरीका है। यहाँ दबाव डालो, नतीजा याद रखो। इस टनल से डालो थोड़ा सा साउंड पोजीशन और इधर से लड्डू खाने की कोशिश करो। ये तो आप दोनों को डाइवोर्स नहीं कर सकती, बहुत क्लोजली रिलेटेड है। इसको किस तरह से देखने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है जैसे जैसे ज़ेलेंस्की कमजोर होते जाएंगे कीव में या यूक्रेन में, वैसे वैसे रूस का डिमांड बढ़ता जाएगा और वो नेक दबाता जाएगा जब तक उन जो गर्दन है टोटी तोड़ ना दे। ये खेल है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, एक सेकंड सर, उनका मैंने कमेंट नहीं लिया है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, आपसे मैं समझना चाहती हूँ, वॉर क्राइम्स को लेकर थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहती हूँ। इंटरनेशनल कन्वेंशन, वो आप खुद एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एक वॉर में, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में इसकी कितनी गुंजाइश होती है? जी हाँ, जेनेवा कन्वेंशन और काफ़ी सारे दूसरे प्रोटोकॉल हैं जो कि ले डाउन करते हैं कि युद्ध के समय ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज इस तरह से युद्ध करेंगी कि क्षति जहां तक हो सके सिर्फ दुश्मन के ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री को हो। इसमें यह उम्मीद की जाती है कि उभय पक्ष यूनिफॉर्म में है। अगर युद्ध क्षेत्र में सिविलियंस भी हैं तो उनको अगर कोलेटरल डैमेज होता है
तो उसके बाद एक इंक्वायरी की जाती है जिसमें देखा जाता है कि ये कोलेटरल डैमेज क्या रीजनेबल था, ये क्या जानबूझ के किया गया। हाँ, युद्ध क्षेत्र में कोई भी प्रोफेशनल आर्मी आम तौर पर, जैसा कि हमने भारत पाकिस्तान के युद्ध में देखा 1965 और 1971 में, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो जानबूझकर शत्रु के सिविलियन रेसिडेंशियल एरिया में अटैक ना करें। हाँ, अब देखा जा रहा है कि शायद रूस के एक्सट्रीम एग्रेशन वाले अटैक्स में यूक्रेन में कुछ सिविलियन नागरिक मारे जा रहे हैं। देखिए, आप सिविलियन नागरिकों की मौत की बात कर रहे हैं ना सर। इस वक्त खबर आ रही है खार्किव में 10 नागरिकों की मौत हो गई है। रूसी फोर्सेस और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच क्लोज फाइट हो रही है। बार बार हम आपको बता रहे हैं इंटेंस बैटल वहां पर हो रही है और उसमें 10 नागरिकों की मौत की खबर है। हम आपको वो तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं जब रिहायशी बिल्डिंग को में किस तरह एक के बाद एक कई एक्सप्लोजन्स हुए हैं और यूक्रेन बार बार इस बात को उठा रहा है कि रशियन फोर्सेस द्वारा टारगेट किया। देखिए, ये वो तस्वीर है, ये बिल्डिंग में जो सीसीटीवी था उसमें रिकॉर्ड हुई फुटेज है जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूक्रेनियन मीडिया द्वारा ये तस्वीरें जारी की गई हैं, उनके द्वारा ये साझा की गई है और आप देख रहे हैं कि किस तरह एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स होती हैं और रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। जल्दी से ग्रुप कैप्टन देवनाथ अपनी बात प्लीज। मैं क्या बता रहा था कि युद्ध के दौरान जो हमारी इंटेलिजेंस होती है मिलिट्री और एयरफोर्स की, वो हमें एक स्पेसिफिक टारगेट पे अटैक करने के लिए बोली जाती है। अटैक के प्लानिंग के दौरान जो कमांडर है उसका विशेष इंस्ट्रक्शन ये होता है कि आसपास सिविलियन एरिया को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, वहां कोई बॉम्ब या ऑर्डिनेंस नहीं गिरना चाहिए। अगर आसपास कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च है, दैट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ बाउंड फॉर एन अटैक। ठीक, इस बीच जो एक इमोशनल तस्वीर आई है वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस दौरान ये भावुक तस्वीर देखने को मिली है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर यूक्रेन के एक जर्नलिस्ट सवाल पूछते हुए किस तरह से इमोशनल और आंखों से आंसू बहने लगे इस तस्वीर में देखिए। Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't know where to run. This is what is happening, Prime Minister. Well, thank you very much for your question. तो बोरिस जॉनसन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आपने सुना, अगर आपने टुवर्ड्स द एंड देखा हो, शी स्टार्ट्स चॉकिंग और आवाज जो है गला रुआसा हो जाता है। कैन वी प्ले दिस अगेन प्लीज, दोबारा से एक बार प्लीज। But Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, पुतिन की फैमिली अंडरग्राउंड हो गई है। रूस के एक प्रोफेसर ये दावा कर रहे हैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की फैमिली अंडरग्राउंड हुई है, न्यूक्लियर बंकर में छिपाया गया है। ये दावा किया जा रहा है बंकर पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होगा। ये बड़ी खबर आ रही है, साइबेरिया के किसी शहर में ये परिवार छिपा हुआ है। ये प्रोफेसर दावा कर रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फैमिली अंडरग्राउंड हुई है। जिस बंकर में फैमिली को रखा गया है उस पर परमाणु हमला भी जो है वो निष्क्रिय साबित होगा। रूस के ही एक प्रोफेसर द्वारा ये दावा किया जा रहा है। सुरेश जी, देखिए इसके बारे में ये हम ज़ेलेंस्की के बारे में बात कर रहे थे और करते करते प्रेसिडेंट पुतिन की फैमिली अंडरग्राउंड हो गई। पहली बात तो ये है कि वो अंडरग्राउंड कहाँ हुई है, क्यों हुई है, न्यूक्लियर में हुई है या रेत में हुई है या बर्फ के नीचे हुई है, किसी को क्या मालूम है, क्या देख करके आ रहे हैं, व्हाट इज द एविडेंस, किस तरह से होगा। बहरहाल दावे चलते रहते हैं। मैं एक बात करना चाहता था, आप वॉर क्राइम की बात कर रही थी। वॉर क्राइम के बारे में बड़े डेफिनेटिव कन्वेंशन से
तो ये ब्रिटिश, मैं आपको बता देती हूँ इस खबर का जो आधार है वो हम बता देते हैं, ब्रिटिश मीडिया इस खबर का आधार है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें साइबेरिया मूव किया गया है और ये जो अंडरग्राउंड सिटी कोट एंड कोट, मैं उसमें से जो रिपोर्ट है उसमें से पढ़ रही हूँ, और इस तरह से इसे बनाया गया है कि ये न्यूक्लियर वॉर भी सरवाइव कर सकती है। और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है इस रशियन प्रोफेसर द्वारा कि व्लादिमीर पुतिन जो है उनको कोई बीमारी भी, इस तरह का दावा इस रिपोर्ट में किया। हाँ, वो जी देखिए, वो तो खैर जाहिर था कि कहाँ से खबर आई होगी, तो उसको छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि खबर का कोई भरोसा नहीं है, चलता रहता है, ये हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। वॉर क्राइम का बड़ा डेफिनेटिव कन्वेंशन है और उन वॉर क्राइम में किसी शक की कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती है कि ये वॉर क्राइम है या नहीं है। और अगर वॉर क्राइम की बात करें, यूएसए ये भी बोलता है कि उसके सैनिक किसी भी पीस कीपिंग ऑपरेशन या इराक वगैरह में कहीं उनके ऊपर वॉर क्राइम का कोई आरोप लगता है तो उसकी जजमेंट यूएसए कोर्ट देंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिडिक्शन में नहीं आएंगे वो। तो बात यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात है ये। इसकी बात करें यूक्रेन की, अगर हमारे पास ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि यूक्रेन ने अपने मिलिट्री एसेट्स को डिस्पर्स करके जो रेजिडेंशियल एरियाज है उनके फ्लैट में कर दिया है। ऐसा रशिया द्वारा दावा किया? नहीं, रशिया द्वारा नहीं है, ये रशिया द्वारा दावा नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स है, वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स है। ये मैं रशिया की रिपोर्ट की बात ही नहीं करूंगा। तो अगर उन्होंने अपने मिलिट्री एसेट्स को इस तरह से डिस्पर्स कर दिया है तो एक चार्ज ये भी लग सकता है कि यूक्रेन अपनी सिविलियन पॉपुलेशन को एज ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहा है, और ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना ये भी एक वॉर क्राइम है। तो ये वॉर क्राइम के जो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, इसके बाद में देखा जाएगा अल्टीमेटली कि युद्ध खत्म होता है और किस तरह खत्म होता है। जी त्रिपाठी जी, देखिए मैं एक चीज़ वो कहता हूँ कि वार क्राइम्स सही है, डेफिनेशन सही है, लेकिन जब युद्ध ख़त्म होता है तो वार क्राइम्स को कौन कितना हद तक डिफाइन करके कौन कितना हद तक उसको अंत तक कंक्लूजन तक ले जाता है, ये डिफरेंट चीज़ है। बहुत पुरानी कहावत है कि इतिहास हमेशा युद्ध में विजेता के हिसाब से लिखा जाता है। पराजित हुई आर्मी या पराजित हुआ देश इतिहास नहीं लिखता, विजेता देश इतिहास लिखता है। और दूसरी चीज़ ये रही कि यूरोपियन पार्लियामेंट में ज़ेलेंस्की द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आईसीजे वगैरह को इन्वोक करने की बातों पर ताली बजाने वाले नाटो के देश तब कहाँ थे जब यूनाइटेड नेशंस को धता बताते हुए नाटो की आर्मीज ने इराक और लीबिया में एक्शन किया था। तब किसी ने इस पर नहीं बोला, तब किसी ने नहीं कहा कि नहीं नाटो गलत कर रहा है। तो ये जो दोहरी नीति है, ये सीधी चीज शॉर्ट में मैं कहूँगा कि ये वही है कि तुम करो तो पुण्य और मैं करूँ तो पाप। जी आती टिक्कू, बिल्कुल ये वही बात है कि उनका जब यूएस इतने अटैक्स कर चुका है, मिडिल ईस्ट में कर चुका है, ईस्ट एशिया में कर चुका है, कोई जगह छोड़ी नहीं डेवलपिंग वर्ल्ड में जहां पे उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट नहीं करवाया, हथियार नहीं बेचे और अपना अमेरिका में लैंड ऑफ ड्रीम्स बना दिया। लेकिन अल्टीमेटली अगर रशिया अपनी सॉवरेंटी और सिक्योरिटी के लिए एक कदम उठाता है, और बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि, और इनफैक्ट रिपोर्ट्स भी आई है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स वहां यूक्रेन में ज़ेलेंस्की इंस्टॉल कर रहा था नेटो के कहने पे, तो क्या ये रशिया का अधिकार नहीं है कि वो अपनी सॉवरेंटी और सिक्योरिटी को सिक्योर करे? दूसरी बात, ये जो वॉर क्राइम्स की बात आती है, अल्टीमेटली जो जीतेगा, जिस दिन अगर ये हुआ कि रशिया इस वॉर में जीते, तो सवाल है कि ज़ेलेंस्की से लेकर बाइडेन तक और बाइडेन से लेकर मैक्रोन तक ये लोग कटघरे में होंगे। इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने यूक्रेन के निहत्थे लोगों को, इनोसेंट लोगों को, फॉरेनर्स को क्यों मरवाया। इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि फाइनली अगर ये पीस और डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं,
तो ये बातचीत क्यों नहीं हुई? पहले दिन से कई लोग कह रहे हैं कि आइए बात कीजिए। प्यूटिन कह रहे हैं कि मैं बात करने के लिए राजी हूँ, कह रहे हैं मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन 3 शर्तें भी वो रख रहे हैं। वो 3 वो कंडीशनल टॉक्स की बात कर रहे हैं। वो कंडीशंस बिल्कुल सही है, टॉक्स की बात कर रहे हैं, विदाउट कंडीशंस बिल्कुल सही है, उसके लिए नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात, काउंटर लाइन ऑफ आर्गुमेंट ये भी हो सकती है कि अगर ये राइट रशिया के पास है टू डिफेंड इटसेल्फ, तो वो दुनिया के किसी भी मुल्क के पास है सर। मैम, एज सिंपल एज दैट। जनरल सिन्हा, मैं ये कहना चाहता हूँ आदिति, मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स ये नैरेटिव सेट करते हैं क्योंकि इनको धंधा करना है, अपना आर्म्स बेचना है। आपको याद होगा कि जॉन एफ कैनेडी जब शांति की बात करना शुरू किए तो उनको मार दिया गया। ये इतने पावरफुल लॉबी हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को, जॉन एफ कैनेडी ऐसा टॉप लीडर को खत्म कर देते हैं। इनके खिलाफ, इसका मतलब है मिस्टर बाइडेन नहीं चला रहे हैं अमेरिका को, ये आर्म्स लॉबी चला रही है। और आर्म्स लॉबी मिस्टर बाइडेन को प्रभावित करती है कि रूस को प्रोवोक करो। इतना तारीख को अटैक करेगा रूस, इतना तारीख। आप किसी को बोलिए ये मारेगा तो बोलता लो अब मारने के लिए लो मार दिया तुमको। तो सवाल ये है कि माहौल बनाते हैं, नैरेटिव बनाते हैं और तब लड़ाई करते हैं, तब इनका इक्विपमेंट बिकता है, तब इनको प्रॉफिट होता है। ये हैं गिद्ध, ये मौत के सौदागर हैं, कलंक है ये विश्व के नाम पे, इंसानियत के नाम पे ये लोग धब्बा हैं, ये मौत के सौदागर है आदिति। इट्स अ मैटर ऑफ शेम। प्रेसिडेंट आइजनहावर जब स्टेप डाउन करे था, आई थिंक 1960 में उन्होंने एक स्पीच दी थी बड़ी मेजर सी। उसमें उन्होंने यही कहा था कि मैं अपने देश को वार्न करता हूं आगे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से। नो डाउट चाइना में टेंशन हो रही, जापान को बेचो, कोरिया को बेचो। थिंक टैंक्स रिपोर्ट जनरेट करते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, उन थिंक टैंक्स की फंडिंग ये डिफेंस कंपनीज करती हैं। थिंक टैंक से माहौल बनता है, टेंशन है। पार्लियामेंट या लॉ मेकर्स को कन्विंस कर दिया जाता है, कांग्रेस को कुछ डोनेशंस भी दी जाती हैं, लीगल हैं जो उनके कैंपेन्स के लिए, वो भी इसमें हाँ भाई रियली डेंजर है, व्हाइट पेपर दे दिए जाते हैं, एटसेट्रा। मैं 3 क्विक पॉइंट्स कहूंगा। पहली बात, बच्चों को लेके आपके प्लेटफॉर्म के जी के प्लेटफॉर्म से 3 दिन से शायद हम कह रहे हैं, जितने पैनल्स यहाँ भी हैं, कि शायद भारत को, या अब शॉट डाउन करो, मोदी जी लेटर लिखे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आप इंटरनेशनल बच्चे जो यूक्रेन में इस समय हैं उनको निकालने के लिए एक स्पेशल डेजिग्नेटेड फोर्स यूएनएससी बनाए और 5000 सोल्जर्स हमारी तरफ से, बाकी देश भी डाले। वन डन, डीपर नहीं जाते उस पर। दूसरी बात, बड़ा बयान है रूस के खिलाफ, ब्रिटेन का बड़ा बयान है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर हो सकता है रूस। सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर हो सकता है, रूस को बाहर करने का विकल्प खुला है। ये बोरिस जॉनसन कह रहे हैं, ब्रिटेन कह रहा है कि सुरक्षा परिषद से बाहर हो सकता है। रूस ब्लॉक कर देगा। It's okay. It's a statement. I'm coming for the comments, please. Just a second. Diplomatically कैसे मुमकिन है त्रिपाठी सर यूएनएससी से रशिया को आउट कर दिया? बोरिस जॉनसन को बिल्कुल ये नहीं मालूम है, मुझे पता नहीं कि वो किस आधार पे कह रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी देश को भर्ती करने या निकालने का काम 5 परमानेंट देशों की सहमति के बिना नहीं हो सकता, और जिसमें से रूस के पास वीटो पावर है। रूस और चीन मेंबरशिप के बारे में, और चीन ने एब्सटेन किया है। लेकिन इसमें चीन चुप नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना लगातार ये स्टैंड भी मेंटेन करता है कि यूक्रेन में जो मौजूदा हालात हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वजह से, ये लगातार चीन का रुख रहा है। तो ऐसे में ये जो स्टेटमेंट है, इसे एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम आपको समझाने की लगातार कोशिश करें। सुरेश जी, आप इसमें ऐड करना देखिए, यूएन की मेंबरशिप मैंने काफी अरसे तक डील करी है, नए मेंबर्स को भी और बाहर निकालने को भी। यूएन की नया मेंबर बनाने के लिए या किसी एग्जिस्टिंग मेंबर को बाहर निकालने के लिए जब भी कोई प्रस्ताव आता है, वो प्रस्ताव पहले सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है। तब सिक्योरिटी काउंसिल उस प्रस्ताव को अप्रूव कर देती है, फिर वो जनरल असेंबली में जाता है वोट करने के लिए। जनरल असेंबली तब उसको वोट करने के बाद में तब उसका बाहर जाना होता है या नया मेंबर बनना होता है। और ये तैसी बात है कि जैसे सबने बताया कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल को ही अप्रूव करना है तो रूस का उसको वीटो नहीं करेगा। एक चीज हिस्ट्री की बात कीजिए, जब पहले ताइवान मेंबर था और ताइवान की जगह जब चीन को लाना था तो किसके थ्रू आया था वो? तब भी उसको सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू ही लाना था। उस टाइम पर ताइवान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था, लेकिन उस टाइम पर क्योंकि ताइवान यूएस के बेसिस के ऊपर वहां पर काम कर रहा था, तो ताइवान को वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया उस टाइम पर। रूस ये अधिकार नहीं खोएगा। तो बट रूल बुक के हिसाब से ये नामुमकिन है। नामुमकिन है, ये ख्याली पुलाव है।
जी रविंद्र सचदेव और उसके बाद आती थी। मैं इस पे नहीं, मैं एक अलग टॉपिक, वो जो लेडी रो रही थी बोरिस जॉनसन के सामने, मैं आधे मिनट में कहता हूं। देखिए, अमेरिका ने सोचा था सैंक्शंस पुतिन को पिंच करेंगी, ये वो, पर अमेरिका के माइंड में ब्रह्मास्त्र था कि पुतिन के जो सो कॉल्ड ओलिगार्क यार दोस्त हैं, जो बिलियनियर्स हैं, उनका जब हम पैसा जब्त करना शुरू करेंगे तो उनको बहुत दर्द होगा और वो पुतिन को इन्फ्लुएंस करेंगे और पुतिन को बदल देंगे। राइट, ये ब्रह्मास्त्र था अमेरिका के माइंड में। अब हुआ क्या, इन्होंने इन ओलिगार्क्स के 10 बिलियन 20 बिलियन अकाउंट फ्रीज करने शुरू कर दिए। ठीक है, ये चाहे ओलिगार्क बंदा दुखी भी हो गया, इसने चाहे पुतिन को बोला भी, यार मेरे तो पैसे चले गए सारे, जब्त हो गए, मेरी पेंशन जा रही है। पुतिन क्या कह रहा है इनको, पेट्रियट बनो, तुमने जो करप्शन से पैसा कमाया, ठीक है मेरे साथ कमाया मुझे पता है, पर देश से कमाया ना, अब वक्त आ गया सारा पैसा जाता है जाए, देश के लिए हमें खड़ा होना है। या तो रशिया उस कगात पे पुतिन की थिंकिंग है कि इस समय हमारे देश का सुप्रीम इंटरेस्ट है। तो अगर मेरे दोस्त लेट्स से जनरल सिन्हा जी को मैंने करप्शन डील करके $10 बिलियन कमवा दिए, कर दिया, और उसमें से अब $9 बिलियन उनके पकड़े गए, ठीक है, बैंक में, फिर भी $1 बिलियन तो है, अच्छा खासा घर तो है, रूस में गाड़ी है। Where is that money, General Sinha? Where is that money? That is the point. Just joking. So they don't understand the psychology. Just joking. It's a serious topic. नहीं, मैं उस पर टॉपिक है, मैं 10 सेकंड मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आई डू नॉट नो वेदर वी हैव डिस्कस्ड दिस और नॉट। स्विट्जरलैंड ने पुतिन का, प्राइम मिनिस्टर का, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रूस का सब अकाउंट फ्रीज कर दिया है। जी, दैट मीन्स काउंटर अटैक, फाइनेंशियल अटैक मिस्टर पुतिन पे पर्सनली आ रहा है। उनके जितने एसेट्स हैं स्विट्जरलैंड में खत्म। और स्विट्जरलैंड ऐसी कंट्री है जो अपनी न्यूट्रलिटी के लिए जानी जाती है। एब्सोल्युटली, पहली बार वो एक्ट ऑफ न्यूट्रलिटी को रद्द कर रहा है। जी, तो ये जो है शैडो बॉक्सिंग चलता रहेगा जब तक एक अपोनेंट रेफरी हाथ उठाए करे रेड इज द विनर या ब्लू इज द विनर, वो जब तक ऐसा नहीं होगा। ठीक है अदिति, रशिया ने भी कोई मतलब वो बच्चे नहीं हैं, उन लोगों ने भी पूरी कैलकुलेशंस की थी कि ये सब इश्यूज होंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे, ओलिगार्क्स पे प्रेशर आएगा। उन्होंने आज की डेट में 20% अपना इंटरेस्ट रेट कर दिया है बैंक्स के लिए। और दूसरी बात जो है कि ओलिगार्क्स और आज की डेट में वो लोग पुतिन के साथ खड़े हैं, तो इनफैक्ट नेटो का जो ब्रह्मास्त्र था, जैसे रविंद्र ने बताया, वो फेल हो चुका है, क्योंकि आज की डेट में डिफेंस मिनिस्टर से लेकर जितने भी बिजनेसेस वगैरह है, वो जितना भी फॉरेन फंडिंग आ चुका था रशिया, वो ब्लॉक हो गया है। रशिया ने भी वो इनिशिएटिव लिया, रशिया भी ऑब्वियसली वो काउंटर मेजर करेगा अगर नेटो फोर्सेस जो है या नेटो कंट्रीज जो है वो इस तरह के सैंक्शंस लगाएंगे। बट इशू सिंपली ये है कि अल्टीमेटली ये जो दो खित्ते हैं दुनिया के, नेटो का और रशिया का, इसमें विनर कौन होगा? मुझे लगता है एक डिसाइसिव बैटल है। पुतिन ने फाइनली अपने कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो नेटो कंट्रीज की जो ये मनमानी थी, जो डोमिनेंस थी, जो सुप्रीमेसी थी, वो इसको दादागिरी को खत्म करेंगे। ठीक है, ग्रुप कैप्टन देवनाथ, आपसे यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि व्लादिमीर पुतिन लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि जिन देशों के हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जाएगा, रशिया के खिलाफ किया जाएगा, वो उन्हें भी अकाउंटेबल होल्ड करेंगे। इस वार्निंग को, इस स्टेटमेंट को कितना सीरियसली लिए जाने की यहाँ पर जरूरत है? जी हाँ, अगर आप रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करें तो वो अपने दबदबे से पूरे दुनिया को बीच बीच में धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर वो अपनी धमकी को सच्ची में ही कार्यान्वित करना चाहते हैं तो वो इसको कैसे करेंगे? समझिए, आज कनाडा ने डिक्लेयर किया है कि वो यूक्रेन को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल भेज रहा है। अब अगर राष्ट्रपति पुतिन परेशान हैं तो वो कनाडा के प्रधानमंत्री को कब कहां पकड़कर उन पर कार्रवाई करेंगे? असंभव। कनाडा एक स्वायत्त देश है, कनाडा की अपनी एक मजबूत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस है, वो एक सॉवरेन कंट्री है। और अगर राष्ट्रपति पुतिन कनाडा की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ बुरी नजर देखेंगे तो दुनिया के सारे देश या तो राष्ट्रपति पुतिन के विरुद्ध में चले जाएंगे, और मेरे ख्याल से क्योंकि हम भी एक सार्वभौम महान डेमोक्रेसी नेशन है, शायद भारत भी प्रेसिडेंट पुतिन की बुरी नजर कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो की तरफ, भारत भी उसमें न्यूट्रल रहे। आज की रात
कीव पर, कैपिटल कीव पर बड़ा हमला कर सकते हैं रशियन फोर्सेस। इसीलिए ये कहा जा रहा है कैपिटल कीव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज की रात रहने वाली है। रशियन काफिला जो है, जिसके बारे में सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से ये दावा किया गया था कि 64 किलोमीटर लंबा रशियन फोर्सेस का काफिला है, वो तेजी से कैपिटल कीव की तरफ बढ़ रहा है। और अब ये दावा किया जा रहा है कि आज रात कैपिटल कीव पर हमला किया जा सकता है रशियन फोर्सेस द्वारा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको जी न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। रशियन टैंक्स, रसद उनके पास, और साथ ही आप रशियन सोल्जर्स जो हैं बड़ी संख्या में उनकी मौजूदगी यूक्रेनियन सॉइल पर, और ना सिर्फ कीव में ये लड़ाई लड़ी जा रही है बल्कि यूक्रेन की कई सिटीज में, जिसमें से खार्किव, खेरसों, लगातार वहां पर जो इंटेंस बैटल है उसे लेकर तरह तरह के दावे सामने आ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, इन तस्वीरों को आपके सामने। जी हाँ, एक 64 किलोमीटर कारवां कॉन्वॉय हजारों गाड़ियों के साथ खार्किव में घुसने के लिए तैयार है। देखिए, मैं बता देता हूँ, एक कॉन्वॉय में आमतौर पे 2 गाड़ियों के बीच में एवरेज 50 मीटर की दूरी रखी जाती है, यानी 1 किलोमीटर में आप समझिए 20 से 40 गाड़ियाँ होंगी। तो अगर ये कॉन्वॉय 64 किलोमीटर लंबा है तो इस कॉन्वॉय में मेरे ख्याल से कम 1200 गाड़ियां हैं। आप देख सकते हैं कि आज रात का युद्ध इतना दर्दनाक क्यों हो सकता है। कल मीटिंग है, कल रूस और यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव फिर से एक चौथी राउंड की बातचीत के लिए तैयार रहे हैं। इसीलिए आज रात को रूस भरपूर कोशिश करेगा कि मैक्सिमम मिलिट्री दबाव खार्किव के ऊपर डाला जाए, ताकि कल सुबह जब नेगोशिएटिंग टेबल पर यूक्रेन की टीम होगी वो थोड़ा नरम रुख अख्तियार करेगी। जनरल सिन्हा, मैं आपसे समझूंगी कि क्या इसे फाइनल असॉल्ट माना जा सकता है कैपिटल कीव पर, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो भारत से आ रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक और हाई लेवल मीटिंग कर सकते हैं यूक्रेन संकट पर। 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश भेजे गए हैं। आपसे बस थोड़ी देर बाद ये हाई लेवल मीटिंग शुरू होगी। आज दुखद खबर आई भारतीय छात्र की, खार्किव में जो लड़ाई चल रही थी, गोलीबारी चल रही थी, उसमें मौत हो गई। पिछले 2 दिनों में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये चौथी बैठक होगी। यूक्रेन में जिस तरह के चैलेंजेस है, खासतौर पर भारतीयों के इवैक्यूएशन को लेकर, उसी सिलसिले में ये बहुत अहम मीटिंग अब से बस थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रही। जनरल सिन्हा, वापस उसी खबर पर जो कीव पर फाइनल असॉल्ट से जुड़ी हुई है, ये बड़ा रशियन काफिला तेजी से कैपिटल कीव की तरफ बढ़ते हुए, और ये जो तस्वीर है जिसमें हम देख रहे हैं कि सोल्जर्स जो है वो अपने वेपन्स हैं उन्हें पॉइंट कर रहे हैं, आप इन तस्वीरों को कैसे एनालाइज करें? ये डेफिनेटली ये फाइनल असॉल्ट है, लेकिन फाइनल असॉल्ट है फिजिकली और मिलिटरीली। रूस तो कीव को अपने गिरफ्त में ले सकता है, कैप्चर कर सकता है, लेकिन क्या रेजिस्टेंस पूरी तरह से ध्वस्त करने में वो सफल होगा? क्या पूर्ण शांति आ जाएगी? क्या नेगोशिएटिंग टेबल पे पूरी तरह से सरेंडर यूक्रेन की ताकत कर देगी? जेलेंस्की का क्या फ्यूचर होगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके जो 23 मिनिस्टर हैं जो टारगेट पे हैं रूस के, वो उनका क्या स्टेटस है, वो महत्वपूर्ण चीज़ है। सिविलियंस क्या रोड पे आएंगे? अभी मैंने एक जगह देखा कि जो यूक्रेन की लेडीज़ हैं वो हाई हील्स पहन के वो अपना रोड पे आ गई हैं। तो क्या रशियन टैंक्स उनको क्रश कर देंगी? क्या विश्व ये दुर्दशा का जो सीन है, जो तांडव नृत्य है वो देखता रहेगा? तो ये कई बिंदु हैं। दूसरी बात है कि यदि जो यूक्रेन के 2600 तो क्या ऑप्शंस है? ऑप्शंस है, देखिए, यूक्रेन को अब लास्ट मैन लास्ट बुलेट लास्ट राउंड तक लड़ना पड़ेगा। यूक्रेन के पास कुछ और सोल्यूशन है, डू और डाई। अब तो ये स्थिति आ गई है कि यूक्रेन को अब डू और डाई सिचुएशन है, एकदम फाइट देना पड़ेगा। या तो अब खत्म हो जाओ या तो बचा लो, और बचाने के लिए जितने मिलिट्री एसेट्स हैं, 2600 टैंक है, आपके एंटी टैंक वेपन सिस्टम है, ये सब इस्तेमाल कर सब झोंक देना पड़ेगा, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन है। अब इसमें किसका पलड़ा भारी होगा ये महत्वपूर्ण है। देखिए आदित्य, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैनूवर है। ये इतना आसान नहीं है कि अरे आईबी के उधर दुश्मन है तो हम फायर कर दिया आर्टिलरी, ऐसा नहीं है। हर एक फ्लैट एक पोटेंशियल थ्रेट है, हर एक घर, हर एक पेड़, हर एक टॉयलेट, हर एक बस है, सब कुछ पोटेंशियल थ्रेट है। तो हर एक थ्रेट को क्या 100% यूटिलाइज कर पाएगा रूस एक रात में? प्रश्न ये उठता है। फिर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में यदि बमबारी करता है और बुरी तरह से बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग ध्वस्त करता है, तो विश्व ये रूस का हरकत देखेगा नहीं। तब सवाल पैदा होता है कि वॉर क्रिमिनल कौन है।
अभी एक जो है लास्ट ऑप्शन अभी जेलेंस्की के पास बचा हुआ है, और वो ये है कि जेलेंस्की रिज़ाइन कर दें, जैसे कि रूस ने कहा है। रिज़ाइन, क्योंकि रूस देखिए और किसी चीज़ पे नहीं अड़ा हुआ था, रूस ने फाइनली टोन डाउन करते करते इस पे आ गया कि जेलेंस्की रिज़ाइन करें। जब देश में मार्शल लॉ लागू है और अभी भी है, तो जेलेंस्की रिज़ाइन कर दें, थिएटर से, पॉलिटिकल थिएटर से हट जाएं, तुरंत ये एक तरह से सीज फायर हो जाएगा, क्योंकि मिलिट्री उसके बाद शांत हो जाएगी, वो सरेंडर करेगी या जो भी करे, लेकिन ये कि हॉस्टिलिटी बंद हो जाएंगी। ऑनरेबल एग्जिट तो यही होगा, टैक्टिकल विड्रॉल यही कहता है। ठीक है सुरेश जी, क्या ऑप्शंस है इस वक्त यूक्रेन के पास? जब हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहा है, फाइनल असॉल्ट की बात आज रात की जा रही है। फाइनल ऑप्शंस यूक्रेन के पास अगर रीजनेबल एक लॉजिकल देखा जाए तो वही है कि सरेंडर करें, जेलेंस्की रिजाइन करें, और उसके बाद में नया प्रेसिडेंट जो भी है आएगी, इलेक्शन होगा। लेकिन जेलेंस्की कोई लॉजिकल आदमी नहीं है, वो रिजाइन करने वाले नहीं है। वो तक होगा यही कि यूक्रेन में आखिरी इंसान तक वॉर चलेगी, और यूक्रेन जब एक बार तबाह हो जाएगा, फिर नेटो दोबारा कहेगा कि हाँ, हमने कहा था कि भाई हम आपको नेटो का मेंबर नहीं बना सकते हैं, आपने झगड़ा क्यों बोल भी लिया। जी ठीक, प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने थोड़ी देर पहले जो यूरोपियन पार्लियामेंट को एड्रेस किया है, क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया? क्योंकि उन्होंने कहा कि क्रूज मिसाइल से हमले किए गए हैं राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ कीव, और क्या बड़ी बातें कही गई है, सुनिए। We have proven our strengths. We have proven that as at a minimum we are exactly the same as you are. So do prove that you are with us. Do prove that you will not let us go. Do prove that you indeed are Europeans. And then life will win over death. जी, रविंद्र सचदेव, स्पीच का आज की ये टाइमिंग और रात में फाइनल असॉल्ट की रशियन फोर्सेस द्वारा, जैसा कि दावा किया जा रहा है, और यहाँ पर जनरल सिन्हा भी कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर आज फाइनल असॉल्ट हम कह सकते हैं, हो सकता है। इस स्पीच की टाइमिंग बहुत अहम है। या श्योर टाइमिंग है, बट जेलेंस्की को इस समय जो मौका मिल रहा है, जो उनके माइंड में अगेन क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं, वो फेंक रहे हैं। और यहाँ प्लेटफॉर्म मिला, एलन मस्क को बोलते हैं कि भैया तुम हमें इंटरनेट दे दो, ओलंपिक्स कमेटी को बोलते हैं इनको निकालो, पैसे दो, व्हाटएवर, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, व्हाटएवर। आज रात जो होगा, आई से फाइनल है, बट हो सकता है कि ये सारे टैंक सराउंड कर लें कीव को और अल्टीमेटम दें, भैया 24 घंटे के अंदर सब लोग इवैक्यूएट हो जाओ या कर्फ्यू हो जाओ, कल हमारी फोर्सेज आ रही हैं। वन, ये फाइनल है भी नहीं भी, क्योंकि अभी आप देखिए खारकोव की तरफ से एक और काफिला चल रहा है, वहां डॉनबास से करके खारकोव के बाद अगली सिटी जो थी, तो 150 किलोमीटर वो आगे, वो वाले जो एग्रेशन आ रहा है वो करीब 200-100 किलोमीटर दूर है कीव से, वो भी आकर के कीव तक पहुंचेगा। नीचे ओडेसा से, साउथ से, ओडेसा और खेरसॉम या जो भी शहर था, ये ऊपर आ रहा है। तो ये जो तीनों वो आ रही है ना स्ट्रीम्स, ऑफ कोर्स ये तो मेन स्ट्रीम है जो आ रही है, ये टोटल डोमिनेट करेगी। वो तो तीनों स्ट्रीम्स आएंगी और ट्राई करेंगी मैनेज को। एक क्विक पॉइंट और सर विद योर परमिशन, ये कनाडा के ट्रूडो की बात, जो जैवलिन देंगे, जैवलिन ओके ठीक है दे दीजिए, बाय एयर भेज देंगे पोलैंड में पोलिश आर्मी के ट्रक्स में डाल के उन जैवलिन को पोलिश बॉर्डर से आगे लाएंगे। वो अगर ट्रक यहां आ गए यूक्रेन में, रशिया को इंटेलिजेंस कुछ तो आइडिया होगा, पता चलेगा, रशियन प्लेन्स उनको बम मारेंगे अगर, तो वो नेटो के ट्रक्स थे, क्योंकि पोलैंड इज नेटो, हो गई रशिया नेटो वॉर चालू। आदित्य, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वक्त आ गया है जब मिलिट्री कमांडर्स यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को एडवाइस करें कि वक्त आ गया है कि आप गद्दी छोड़ो और जनता जनार्दन के हित में आप गद्दी छोड़ो, या कू कर दे। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, हम जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अगर वेस्ट के लिहाज से बात की जाए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिहाज से बात की जाए, तो किस लेवल पर यूक्रेन की मदद इस वक्त दुनिया कर सकती है, ये देखते हुए कि रशियन फोर्सेस तेजी से कैपिटल कीव की तरफ बढ़ते हुए, और दावा ये किया जा रहा है अब लड़ाई कीव के लिए होगी। देखिए, वेस्टर्न फोर्सेस जो हैं, नेटो और यूरोपियन यूनियन के लीडर जो हैं, वो एक राष्ट्रपति जेलेंस्की को अभी तक भरोसा दे रहे हैं कि वह उनके साथ खड़े हैं। इसी भरोसे के बदौलत राष्ट्रपति जेलेंस्की आज तक अपने को सीधा गर्व के साथ युद्ध के लिए तैयार दिखा रहे हैं।
मुझे लगता है कि वेस्टर्न फोर्सेस जो मिलिट्री मदद दे रही हैं वो शायद रूस को हरा नहीं सकती एंड डेफिनेटली 100% रूस के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकती। तो शायद जो थोड़ी बहुत मिलिट्री मदद आ रही है वो रूस के आर्मीज को एज ए डिफेंसिव बैटल, एज ए डिफेंसिव मैन्यूवरिंग शायद रूस की आर्मीज को और 4-5-6 दिन तक रोक सकती हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत रीजनेबल होगा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी आर्मी कमांडर्स से कंसल्ट करें और उनका ओपिनियन ले कि वाकई क्या वो रूस की आर्मीज को इनडेफिनेट पीरियड के लिए रोक सकते हैं। शायद उनके जनरल्स बोलेंगे कि सर हमारे पास इतना अम्युनिशन, गोला बारूद, मेडिकल सप्लाईज एंड फूड सप्लाईज नहीं है कि हम रूस की आर्मीज को इनडेफिनेट टाइम तक रोक सकें। यह तुरंत प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को बाध्य करना चाहिए ये लॉजिक कि अब वो रूस के सामने बात करने के लिए तैयार हो जाएं, शायद थोड़ा का तो नरमी का रुख अख्तियार करें। बातचीत का दौर तो कल भी हुआ और ये कहा जा रहा है जो कल आने वाला है तब भी नेक्स्ट लेवल ऑफ राउंड ऑफ टॉक्स हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या वेस्ट या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से इस वॉर में अब भी एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं? वेस्टर्न इंटेलिजेंस जो है वो अभी तक बहुत कोशिश कर रही थी कि वो रशियन आर्मी का क्या मकसद है इस वॉर में, वो अभी तक उसका जो मैन्यूवरिंग इंटेंशन है जिसे हम बोलते हैं सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। देखिए वॉर गेमिंग का रशियन आर्मी का मकसद क्या है? वेस्टर्न आर्मीज जो हैं वो बार बार फेल हुई हैं उसको प्रेडिक्ट करने में, उसकी टाइमिंग को प्रेडिक्ट करने में या उसके प्लेस, टाइम एंड प्लेस जो है वेस्टर्न इंटेलिजेंस को आज तक नहीं पता लगा। हाँ, आज की तारीख में क्योंकि हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, पूरी रूस की इंटेलिजेंस एजेंसीज केजीबी जो है वो लगी हुई है, स्पेसनास फोर्स लगी हुई है ये पता करने के लिए कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कीव में किस गली में किस मोहल्ले में छुपे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही उनको राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की प्रिसाइज लोकेशन पता हो जाएगी तो शायद रशियन फोर्सेस रात को एक कमांडो अटैक, प्रिसीजन कमांडो अटैक लॉन्च करके प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को अरेस्ट करने की कोशिश करेंगी। डेथ स्क्वाड्स अपैरेंटली चेचन, इनकी एक बटालियन है स्पेशली, बड़े खूंखार होते हैं इन लोगों को। मैं उसके बारे में बताता हूँ। उसका नाम है वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप जो है वो आर्मी फॉर हायर है। वो उसके जो बॉस हैं ओलिगार्क येवजेनी प्रिगोजिन, ये इसको पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। 400 मर्सनरीज को अफ्रीका से उठा के यूक्रेन में इंडक्ट कर दिया गया है और उनका मिशन है किल प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। तो देखिए और देखिए कितना खतरनाक गेम खेला जा रहा है रूस के द्वारा कि 400 मर्सनरीज यूक्रेन में लैंड कर चुके हैं और ज़ेलेंस्की ने क्या काउंटर अटैक किया है, कर्फ्यू लगा दिया, स्ट्रिक्ट कर्फ्यू। अब रोड पे कोई दिखाई देगा तो पकड़ा जाएगा कि भाई ये तो अफ्रीकन मर्सनरीज हैं। तो ये सब चेस के गेम खेले जा रहे हैं दोनों। मीडिया रिपोर्ट जी आप तो स्टेट सीक्रेट रिवील कर रहे हैं टीवी पर। और हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल बम जो है सिविलियंस द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। एक और तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई थी, रशियन टैंक था, उस पर पेट्रोल बम से किस तरह से हमला किया गया, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। एक और टैंक की ही तस्वीर आई थी, रशियन टैंक के सामने बड़ी संख्या में जो लोकल्स थे वो खड़े हो गए थे। और लगातार इस तरह के रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि स्थानीय लोगों को कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए ये वो तस्वीर है, कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन ये वो तस्वीर है जो किसी की भी चिंता बढ़ाने के लिए, खासतौर पर जो यूक्रेन में लोग हैं उनकी चिंता बढ़ाने के लिए, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। सुबह से ही हम आपको बता रहे हैं कि रशियन फोर्सेस का जो काफिला है वो 64 किलोमीटर लंबा है। और अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि तेजी से, कल आप याद कीजिए ठीक इसी वक्त यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि जो रशियन फोर्सेस के एडवांसेस हैं वो यूक्रेनियन फोर्सेस उन्हें स्लो डाउन करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन आज करीब 24 घंटे बाद ये बड़ी खबर आ रही है कि रूसी सेना जो है वो कैपिटल कीव की तरफ तेजी से मार्च कर रही है। और आज रात
बड़ी लड़ाई हो सकती है कैपिटल कीव पर कंट्रोल के लिए। साथ ही खबर के लिहाज से आपको बताएं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की थोड़ी देर पहले यूरोपियन पार्लियामेंट में आपने उनका संबोधन देखा, स्टैंडिंग ओवेशन उन्होंने मिला, एक इमोशनल स्पीच उन्होंने देने की कोशिश की। सीधे तौर पर यूरोपियन पार्लियामेंट में सवाल पूछा कि आप अगर हमारे साथ हैं तो आपको ये साबित करना होगा कि आप हमारे साथ हैं। और एक और बड़ा दावा जो यूक्रेन द्वारा किया गया वो ये कि रूस ने वैक्यूम बॉम्ब से हमला किया है, जिसे वो जेनेवा कन्वेंशन का सीधे तौर पर उल्लंघन बता रहा है, और ये बड़ा आरोप रूस पर लगा रहा है। सिविलियंस को टारगेट किए जाने का भी बड़ा आरोप यूक्रेन द्वारा लगाया जा रहा है रशियन फोर्सेस पर, रशिया पर, और कहा जा रहा है कि इस लड़ाई में बड़ी संख्या में सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। शरणार्थियों का क्राइसिस, शरणार्थियों का संकट लगातार बरकरार है। जो बॉर्डर्स हैं वहां पर कहा जा रहा है लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, और कई जगह तो लोग अपने वाहन छोड़कर पैदल ही बॉर्डर पर जो चेक पॉइंट्स हैं उनकी तरफ मार्च कर रहे हैं। तो मुश्किल हालात हैं, चैलेंजिंग कंडीशंस हैं, लेकिन लोग जान बचाने के लिए कई किलोमीटर चलने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो एक तरफ ये शरणार्थियों को लेकर क्राइसिस है, खुद यूएन की जो एजेंसी है वो कह रही है 5.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो यूक्रेन छोड़ चुके हैं। तो कितना बड़ा चैलेंज, इससे भी कहीं बड़ा नंबर यूएन एजेंसी द्वारा जो है वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्रॉस करेगा बॉर्डर्स को, यूक्रेन से पलायन होगा। ये बड़ी खबर तस्वीरों के साथ और विश्लेषण के साथ लगातार जारी है, आप रहिए हमारे साथ।